हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हर वीक हम आपसे मुलाकात करते हैं, हर वीक हम आपसे रूबरू होते हैं। और रूबरू होने के पीछे कारण आप सबको पता है कि हम डिस्कस करते हैं आपसे वीकली करंट अफेयर्स। और इस वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपसे डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोजगार और निर्माण की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत अच्छे से पता है कि जो रोजगार और निर्माण है ये क्या अखबार है, क्या न्यूज़पेपर है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है पेपर में। If you are preparing for prelims, you are preparing for mains, you are preparing for interview, it doesn't mean this is the legacy of रोजगार निर्माण कि आपको यहाँ पे सब कुछ वो कंटेंट मिलता है जो जरूरी है आपके पेपर के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम योजनाओं और डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो स्कीम और डेवलपमेंट है इस पर डिस्कशन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन एक योजना है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS मध्य प्रदेश 2047, ठीक है। मंत्री परिषद के निर्णय 33,867 करोड़ की योजनाओं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति। मंत्री परिषद ने बहुत सारे प्रोग्रामों को यहाँ पे अप्रूव किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का निर्माण का आह्वान। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉल फॉर अ हेल्दी इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में बात करेंगे। PMJJY एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंटर की। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी चंबल, जो चंबल है इस चंबल को यहाँ पे कवर किया गया है, तो चंबल के सारे फैक्ट आपको कराएंगे। पर्यावरण और सामाजिक अभियान, एनवायरमेंट एंड सोशल जो कैंपेनिंग है। विमेन फॉर ट्री पौधारोपण अभियान, विमेन फॉर ट्री प्लांटेशन कैंपेनिंग है। नेपाल में ग्लेशियर की मौत का मातम, माउंटेनिंग डेथ ऑफ ग्लेशियर इन नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप हर एक खबर को बहुत अच्छे से जानेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। केरल पहला राज्य बना जिसने रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य की। केरल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बिखर रहा है नासा। जो सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है या आइसबर्ग है ये ब्रेकिंग हो रहा है, ये नासा ने बोला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियां देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंककर बनाया है नया रिकॉर्ड। नीरज चोपड़ा न्यू रिकॉर्ड जेवलिन थ्रो ऑफ 90.23। प्राग नंदा ने जीता सुपर बेल्ट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट। प्राग नंदा विंस सुपर बेट चेस क्लासिक टूर्नामेंट। और रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में इतिहास रचा है। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में इतिहास रच दिया है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आपसे डिस्कस करनी है। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये क्लास की इंपॉर्टेंस यही है कि हम हर दिन हर वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, इन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, है ना, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस करते हैं। और जो आपकी परेशानी है रोजगार निर्माण को ना पढ़ने वाली, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अल्कराई ने जीता है इटालियन ओपन टूर्नामेंट। लॉस एंजल्स ओलंपिक 28 के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, कुछ मुख्य बिंदु इसमें दिए गए हैं। दोहा डायमंड लीग चर्चा में रही है। टीम और टूर्नामेंटों को देखेंगे। भारत ने जीता है सेफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट। SAF जो सेफ फुटबॉल टूर्नामेंट है, इस सेफ फुटबॉल टूर्नामेंट को, है ना, सेफ फुटबॉल टूर्नामेंट को इंडिया के द्वारा जीता गया है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेफ का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ और किसको इंडिया ने हराया। इंग्लैंड दौरे पर इंडिया ए टीम, कप्तानी करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन। जो अभिमन्यु ईश्वरन है ये इंडिया ए टीम को लीड करेंगे जो इंग्लैंड की टूर पे गई है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासन पर चर्चा करेंगे। जस्टिस BR गवई चर्चा में रहे हैं। अनुराग भूषण और अजय कुमार, ये सारी चीजें हैं जो आपसे यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। फिर पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं, इनको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया है। स्वीडन में होंगे भारत के नए राजदूत को अपॉइंट कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यूनिक EPIC नंबर जारी किया है। इलेक्शन कमीशन टू इशू यूनिक EPIC नंबर, है ना, EPIC नंबर जारी कर दिया है। और रूस के थल सेना प्रमुख को हटाया गया है। रशिया आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया है अपनी पोस्ट से, ध्यान रखना। और पेरू के प्रधानमंत्री
गुस्तावो एड्रियाजेन का इस्तीफा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी एड्रेस दी 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा और टेलीमेडिसिन और भारत की स्वास्थ्य सेवाएं, भारत का ब्राजील, ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में समावेशी ऊर्जा प्रबंधन का आह्वान। इतनी सारी खबरें हैं। आप सोचिए कि इंडेक्स को पढ़ने में भी आपको परेशानी लग रही होगी क्योंकि इंडेक्स ही इतना बड़ा है। तो न्यूज़ पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप इन क्लासेस को रेगुलर देखें और आप इनको शेयर करें, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और साइंस एंड टेक की है कि स्पेस एक्स ने कक्षा में 26 उपग्रह प्रक्षेपित कर दिए हैं। स्पेस एक्स लॉन्च 26 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। लोकमाता देवी जो अहिल्या हैं, नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मिसाल बन गई हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। गायिका गायत्री हजारिका का निधन हो चुका है, तो गायत्री हजारिका के बारे में जानेंगे। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति मुजिका का निधन हो चुका है। और डॉक्टर जयंत विष्णु नावलीकर का निधन और योगदान, और एमनेस्टी इंटरनेशनल को रूस ने प्रतिबंधित किया। तो इतनी सारी खबरें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। ये सारी खबरें हम आपसे डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वीकली करंट अफेयर्स जो है आपको पसंद आ रहा होगा। ये हमारा ऑफिशियल स्टडी आईक्यू का चैनल है, आप इसको फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम स्टडी आईक्यू MPPSC। और ये मेरा पर्सनल चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको PDF मिलेंगे, है ना, यहाँ आपको PDF मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। सपनों को सच करना है, अब ठान लो, ये पेपर नहीं तुम्हारी उड़ान की तैयारी है। हम हर बार आपसे यही आह्वान करते हैं कि सपनों को सच करना है तो ठान लो, ये पेपर नहीं तुम्हारी उड़ान की बारी है। पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, उड़ने के लिए पढ़ रहे हो, सपनों को मुकम्मल करने के लिए पढ़ रहे हो, इस जहान को अपना बनाने के लिए कर रहे हो। और अभी जो परेशान है इन परेशानियों को खत्म करने के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ना है तुम्हें वो सब कुछ हासिल करने के लिए जिसका ख्वाब तुमने देखा है। पढ़ना है तुम्हें वो सब कुछ आसान करने के लिए जो मुश्किल तुमने देखा है। पढ़ना है तुम्हें मुकम्मल उस राह को करने के लिए जिस पर चलने से लोगों ने तुम्हें रोका है। और पढ़ना है तुम्हें उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अक्सर जिनको बिखरते तुमने देखा है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, और इसको अपनी मंजिल मान लीजिए, पढ़ाई ऑटोमेटिकली होने लगेगी। जब भी मुझे कभी आलस फील आता है ना, मुझे लगता है यार आज काम नहीं करते हैं, मुझे एक ही अपने पास दो ही ऑप्शन देता हूं कि या तो छोड़ दो या कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि आलस बहुत जरूरी है तो फिर पढ़ाना छोड़ दो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पढ़ाना बहुत जरूरी है तो फिर आलस छोड़ दो। और इसी कारण आप लोग देखते हैं कि मैं बहुत कम आपको एब्सेंट मिलूंगा क्लासेस में, हमेशा मेरी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो शुरू करते हैं कहानी को। अमृत भारत स्टेशन एक योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनऑर्गेनेटेड 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन, इनको इनोवेशन कर दिया है इनके द्वारा। इनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन भी शामिल हैं। तो देश के 103 जो स्टेशन हैं, इन 103 स्टेशन में मध्य प्रदेश के भी 6 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें नर्मदापुरम है, कटनी, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम, ये 6 स्टेशन हैं। तो आपसे कोई पूछा जाएगा अभी कितने रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया गया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत, ABRS मिशन के अंतर्गत 103। मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन थे आप लोग बता देंगे। 6 रेलवे स्टेशन हैं, नर्मदापुरम, कटनी, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम। अमृत स्टेशन या अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में आपसे बात करते हैं। यह योजना भारत के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की पहल है। 103 स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। 103 स्टेशन हैं और इन पे 1100 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया गया है। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा हमने 103 स्टेशनों को विकसित कर दिया है, 103 स्टेशनों को विकसित कर दिया है। और इसमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन आते हैं, नर्मदापुरम, कटनी, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम, ध्यान रखिएगा। अगर आगे हम आपसे बात करें, इन स्टेशनों में भारतीय संस्कृति, विरासत और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं का समावेश है। मध्य प्रदेश से जुड़े प्रमुख बिंदु हैं। अब आधुनिक रेल कोच मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। VEMAL है ना, VEML संयंत्र स्थापित होगा। नर्मदापुरम में सोलर उपकरण निर्माण यूनिट स्थापित की जाएगी, सोलर उपकरण बनेंगे नर्मदापुरम में। पचमढ़ी को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और 3 बड़ी नदी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिससे सिंचाई रकबा बढ़ेगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत भारत के स्टेशनों को अत्याधुनिक हाईली मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है स्टेशनों का। आप अगर कभी भोपाल आए हैं और भोपाल में एक स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, प्रीवियसली नॉन एज हबीबगंज। अगर आप पहले कभी गए हैं और अब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ज़मीन से आसमान में पहुंच गए हैं क्या। उस रेलवे स्टेशन को इतना बेहतर बना दिया है, इतना अच्छा डेवलप किया है कि आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतना अच्छा रेलवे स्टेशन हो सकता है। इसी तर्ज पर सारे स्टेशनों को बनाया जा रहा है। ये अमृत भारत स्कीम में ध्यान रखना। मध्य प्रदेश विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट है, क्यों चर्चा में है समझते हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष पर इंदौर के राजवाड़ा में मध्य प्रदेश @2047 दृष्टि पत्र पर मंत्री परिषद ने मंथन किया। ऑन द 300th birth anniversary of लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, द MP कैबिनेट डिस्कस्ड मध्य प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट एट राजवाड़ा इंदौर। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार का मिशन है विकसित भारत 2047। उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। आपको पता है कि जो भारत सरकार करती है वो मध्य प्रदेश सरकार कर ही देती है, चाहे पहले शिवराज सिंह चौहान थे वो भी यही करते थे, अभी मोहन यादव हैं ये और ज़्यादा करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने छींक दिया है तो इनके लिए भी छींकना जरूरी है, ये भी छींकेंगे। तो जिस तरीके से विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक, उसी तरीके से विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य बनाया गया है 2047 तक कि भारत विकसित बनेगा और मध्य प्रदेश भी विकसित बनेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय को 1.6 लाख से बढ़ाकर 22 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अभी जो पर कैपिटा इनकम है 1.6 लाख है, इसको 22 लाख करना है, 22 लाख करना है। और कब तक करना है? 2047 तक। थोड़ा मुश्किल टारगेट लिया है सरकार ने, लेकिन सरकार कर सकती है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP है ना, SGDP आप कह सकते हैं, ये 15.1503 लाख करोड़ से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ करना है। 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है भैया, 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये सपना है मध्य प्रदेश सरकार का। दृष्टि पत्र की परिकल्पना विजन ऑफ MP 2047 वर्ष 2047 तक समृद्ध, संतुलित, सांस्कृतिक और सुखद मध्य प्रदेश का निर्माण किया जाएगा। बाय 2047 MP aims to become prosperous, balanced, culturally rich and joyful। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आधारित है। ये जो पूरी चीजें हैं ये सब किस पर आधारित हैं? द विजन फॉलो PM मोदी मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये लाइन आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो MPPSC है, UPSC है, UPPCS है, BPSC है, ये बहुत ही शानदार लाइनें हैं। ये लाइनें ऐसे में आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप इन पे थोड़ा मंथन करें, थोड़ा विचार करें और इनको समझने की कोशिश करें। तो विकसित मध्य प्रदेश क्या है, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। आर्थिक योगदान में बदलाव की बात की गई है। कृषि जो है वर्तमान स्थिति 43% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का GDP में 43% कॉन्ट्रीब्यूशन है। सेवाएं 36% कर रही हैं, जिसको आप लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, और उद्योग 21% तक कर रहा है, जब इसको आप इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है ना, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी, ये इनका रेशियो है। तो मध्य प्रदेश की GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कृषि का है 43%।
सेवाएं 36% और उद्योग हैं 21%। 2047 तक इनका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द टारगेट? ये एमपीपीएससी के फेवरेट सवाल होंगे बेटा, ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स और इन टर्म्स ऑफ मेंस, कि कृषि जो है, इस कृषि को 24 से 28% पे लेके आना है। जो 43% है इसको कम करना है, मतलब कंट्रीब्यूशन को कम करना है, उत्पादन को कम नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना बेटा। कम किस चीज को करना है? सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट उसको करना है, इसके परसेंटेज को कम करना है। उत्पादन को तो हमेशा बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है ना, उत्पादन को तो हमेशा बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन को कम करना चाहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेवाओं को बढ़ाकर 49 से 53% किया जाएगा। जो सर्विस सेक्टर अभी आपका 36% है, इसको बढ़ाकर 53 करना है। और उद्योग जो 21% है, इसको बढ़ाकर 25% करना है। साक्षरता का लक्ष्य है, लिटरेसी टारगेट भी सेट किया है कि वर्तमान जो 75.2% है, मतलब सॉरी 75.2% जो है, इसको बढ़ाकर 100% तक कवर करने का प्रयास है। 100% तक कवर करने का प्रयास है। तो ये बहुत सारे प्रयास हैं, इन टारगेटों को पूरा करना है। आप लिख लीजिए कि कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, इसको बढ़ा के कितना किया जाएगा, और अभी जो हमारी एजुकेशन है इसकी स्थिति क्या है और इसको बढ़ा के कितना किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं आपके पेपर में। चलिए लिख लीजिए प्लीज़। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरी कहानी और क्या है इसमें। विमेन फॉर ट्री पौधारोपण अभियान एक प्रोग्राम है जो काफी चर्चा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विमेन फॉर ट्री पौधारोपण अभियान 5 जून से 31 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। विमेन फॉर ट्री पौधारोपण अभियान पूरे मध्य प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान की प्रेरणा क्या है? कैंपेनिंग इंस्पिरेशन। यह अभियान केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित है। केंद्र सरकार का इनिशिएटिव था। इसमें इंदौर ने रिकॉर्ड भी बनाया है। इंदौर के द्वारा एक दिन में 23 लाख पौधे, अगर मुझे सही याद है तो 23 लाख पौधे लगाए गए थे, और ये एक रिकॉर्ड है एक दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का, इस बात को ध्यान रखना। तो ये अभियान केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित है। महिलाओं की भागीदारी। यह अभियान अमृत मित्र योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी से संचालित होगा। इनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, इस बात को ध्यान रखना, और महिलाओं की भागीदारी से ही इस मिशन का संचालन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विमेन फॉर ट्री एक पौधारोपण अभियान है, और ये कब से लेके कब तक चलेगा बच्चा पार्टी? ये 5 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश में चलेगा। और ये विमेन एम्पावरमेंट है ना, विमेन एम्पावरमेंट का जब भी आप लोग नाम लिखेंगे, उस विमेन एम्पावरमेंट में इस वाले टॉपिक को ऐड ऑन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं को पौधे रोपण स्थल का भ्रमण किट वितरित की जाएगी। स्थानीय निकायों की भूमिका है नगरीय निकायों को पौधे रोपण के लिए स्थल तय कर अमृत 2.0 पोर्टल पर अपलोड करना है, और नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। तो विमेन फॉर ट्री एक मिशन है, और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। हमें इसमें और अच्छा करना है, बेहतर करना है, ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्टार्टअप में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखो भाई, राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 40/12 से बढ़कर
5230 हो गई है, 5230 मतलब 5230 हो चुकी है, पहले 4012 थी। इसमें 30% की वृद्धि दर्ज की गई है और महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या 1864 से बढ़कर 2490 हो गई है। यह 34% की वृद्धि है जो महिला उद्यमिता को मिल रहे प्रोत्साहन को दर्शाती है। आज प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 5300 हो चुकी है। बच्चे, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ रहे होंगे, उद्यमिता को अगर लिख रहे हैं तो उद्यमिता में आप इस आर्टिकल को लिखिए। महिला उद्यमियों को लिख रहे हैं तो महिला उद्यमी में लिखिए। और अगर आप स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए। और फैक्ट के तौर पर प्रीलिम्स में याद कीजिए कि पहले 4000 स्टार्टअप हुआ करते थे, अब 5230 हो चुके हैं और ये 30% की वृद्धि है। महिलाओं के जो उद्यमिता है इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि पहले 1864 उद्यमी थे जो महिला थी, अब 2490 हो चुका है। ध्यान रखिएगा। निवेश को मिली नई दिशा। राज्य सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश निधियां से साझेदारी की है और 5 AIF का चयन हुआ, जिससे 3 ने कुल 10.90 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये सब ध्यान नहीं रखना है, आप इतना ध्यान रखना कि अब मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश में स्टार्टअप का कल्चर बढ़ने लगा है और बेहतर स्टार्टअप हमको देखने को मिलने लगे हैं। ठीक है, चलिए। नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मिसाल है लोकमाता देवी अहिल्याबाई। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी पर आयोजित एक राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पूर्ण गाथा, एक मंचन है ये, राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा के मंचन पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन की मिसाइल है। अब आप मान लीजिए कि राष्ट्रवाद को लिख रहे हैं, राष्ट्रवाद के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद करके टॉपिक आ गया ऐसे लिखने के लिए, तो देवी अहिल्याबाई होलकर को कोट करके वहां पे लिख सकते हैं, या देवी अहिल्याबाई होलकर का एग्जाम्पल आप वहां पे देख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कहाँ इनको यूज करना है। हिस्ट्री में तो यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में भी आप इसको यूज कीजिए, थिंकर्स वाले पोर्शन में भी यूज कीजिए, जहां यूज कर सकते हैं वहां यूज करो। मेरा पर्पस एक ही है कि मैं आपको बताऊं कौन सी चीज कहां पे उपयोग हो सकती है, क्योंकि आप इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं, इन्होंने इतने सारे पैसे का अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की सैद्धांतिक मजबूरी युवाओं के लिए कौशल विकास योजना है, जिसमें जरूरतमंदों को बैंक ब्याज में प्रति वर्ष 1000 रुपए तक की छूट मिलेगी। अधिकतम 10,000 रुपए तक का ब्याज छूट दी जाएगी। योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है, जिसको हम लोग लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से जान रहे हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अरे, मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 की स्वीकृति हो चुकी है, इसको ध्यान रखना। अप्रूवल ऑफ मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस अधिनियम के तहत महानगर योजना समिति और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन होगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, व्यावरा क्षेत्रों में यह प्राधिकरण विकास योजनाओं को लागू करेगा। हम मध्य प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन शहर बना रहे हैं। एक बना रहे हैं इंदौर में इंदौर के आसपास के एरियाओं को शामिल किया जाएगा। एक बना रहे हैं भोपाल, और भोपाल में भोपाल के आसपास के एरियाओं को शामिल किया जाएगा। और इसीलिए ये एक्ट लाया गया है 2025 का। और इस एक्ट के द्वारा महानगरों का विकास करेंगे और इंदौर महानगर में उसके आसपास के सभी एरिया शामिल होंगे, और जो भोपाल महानगर है उसमें उसके आसपास के सभी एरिया शामिल होंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये महानगर एक प्लान एक्ट है 2025 का, इसको अप्रूवल मिल गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के वित्तीय वर्ष 2028-29 तक निरंतरता की मंजूरी। 227 करोड़ रुपए की लागत से नगरीय स्वच्छता के लिए उपकरण, वाहन और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जो मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा था
उसको 2027-28 तक बढ़ा दिया है और 227 करोड़ रुपए की राशि इसमें दे दी गई है। तो ये आर्टिकल देखो, जब शहरीकरण को लिख रहे हैं तो शहरीकरण में आप इसको लिख सकते हैं, स्वच्छता के बारे में लिख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। हर एक आर्टिकल आपके काम का है, ध्यान रखना। आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण के लिए 2195 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के तहत संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, शंकर सेतु, अभय घाट का निर्माण होगा। बहुत सारी चीजें बन रही हैं अद्वैत लोक के अंतर्गत और इतना पैसा इसमें दे दिया गया है। वर्किंग विमेन हॉस्टल निर्माण की मंजूरी। वर्किंग विमेन, प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्रों में 249.66 करोड़ की लागत से 26 महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। इनमें कुल 5,572 बेड होंगे, जहां महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास, भोजन और मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। देखिए, वर्किंग विमेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बड़े शहरों में जो महिलाएं या जो गर्ल्स जॉब कर रही हैं, पीजी ढूंढना, फिर पीजी में रहना, फिर फ्लैट ढूंढना, फ्लैट में रहना, डेली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो जितने भी हमारे औद्योगिक महानगर हैं, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, इन सभी महानगरों में हम हॉस्टल बना रहे हैं। सरकार ये हॉस्टल बनाएगी और यहाँ जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको रहने, भोजन और जो मनोरंजन है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो इतना पैसा इस पर भी खर्च हो रहा है। ये आचार संग्रहालय, अद्वैत लोक या एकात्म धाम, इनको याद रखना जब आप मान लीजिए संस्कृति संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है, संस्कृति पर आधारित कोई भी ऐसे लिख रहे हैं या संस्कृति या कल्चर का से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक लिख रहे हैं, आप इसको रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे ये महिला छात्रावास हैं, ये 2 जगह काम आ जाएंगे, एक तो विमेन एम्पावरमेंट में काम आ जाएंगे, विमेन एम्पावरमेंट में, और सरकार के जो वेलफेयर प्रोग्राम है कि सरकार कैसे काम करती है लोगों को बेहतर बनाने के लिए, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत के समग्र विकास के लिए स्वस्थ भारत समृद्ध भारत निर्माण का आह्वान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन में आकार ले रहा है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ऐसा बोला है पीएम ने। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के समग्र विकास के लिए स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमको करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रदेश में इमरजेंसी मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। 61 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में अब 30 मेडिकल कॉलेज हैं और 2024-25 में 400 नई एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हुई हैं। 30 हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं, 400 नई सीटें आ गई हैं। अगले साल 6 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे और 12 सरकारी कॉलेज पीपीपी मोड में शुरू होंगे। सुपर स्पेशलिटी सीटें बढ़ी हैं, 291 सीनियर रेजिडेंट पद बढ़ाए गए हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। एक मिनट रुकिए आप लोग प्लीज, है ना, आप इसको पढ़ लें, थोड़ा थक जाते हैं बोलते बोलते, तो कभी कभी चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी कि 4.29 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी, 58 लाख लाभार्थियों को इतना पैसा मिल गया। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने आयुष्मान कार्ड हैं। 40 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड बनाकर मध्य प्रदेश अग्रणी है। मातृ शिशु संजीवन मिशन और अनमोल 2.0 योजना शुभारंभ। मातृ शिशु संजीवन मिशन और अनमोल 2.0 योजना प्रारंभ है। एमएमआर, एनएमआर, आईएमआर दरों में सुधार का लक्ष्य है सरकार का, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। जस्टिस वी आर गवई को ध्यान रखना,
ये 14 मई को भारत के 52वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो सीजीआई के रूप में इन्होंने शपथ ली है, 52वें नंबर के हैं, इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजीआई पद की शपथ यहाँ पे दिलाई है, सीजीआई बने हैं। और सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है और इसीलिए 14 मई को इनको शपथ दिलाई गई है। आरबीआई सीजीआई खन्ना के बाद वरिष्ठता की सूची में गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया और गवई हमारे 52वें सीजीआई बन गए हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6 महीने का कार्यकाल है। सीजीआई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमोट हुए थे। 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। 6 महीने का कार्यकाल है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, जेवलिन थ्रोअर हैं और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। नीरज चोपड़ा ने टेरिटोरियल आर्मी एंड लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। द गजट ऑफ इंडिया के अनुसार उनकी नियुक्ति 16 अप्रैल से प्रभावी है। ये 16 अप्रैल से प्रभावी है, इस बात को ध्यान रखना। हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार के मेजर पद पर थे। उल्लेखनीय है कि नीरज ने 26 अगस्त 2016 को सेना में नायब सूबेदार के पद पर जेसीओ के रूप में भर्ती हुए थे। मतलब ये सेना में भर्ती हैं, लेकिन अब इनकी जो रैंक है ये रैंक काफ़ी बड़ी हो गई है और टेरिटोरियल आर्मी में कर्नल की मानद रैंक इनको दी गई है, ध्यान रखिएगा। अनुराग भूषण स्वीडन में होंगे भारत के नए राजदूत। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी यूपीएससी के बने चेयरमैन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को अब नया नेतृत्व मिला है। केंद्र सरकार ने देश के पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह पद 29 अप्रैल को तब खाली हुआ जब प्रीति सूदन का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो इनसे पहले प्रीति सूदन पद पर थे, अब कौन आ गए हैं, अब आप लोग बता देंगे, अजय कुमार। यूपीएससी जो अजय है अब वो अजय कुमार के हाथों में है, इस बात को ध्यान रखना। गुस्तावो एड्रियन जेन, पेरू के प्रधानमंत्री गुस्तावो एड्रियन जेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एड्रियन जेन ने कांग्रेस द्वारा उन्हें हटाने की मांग करने वाले कम से कम 3 प्रस्तावों पर बहस करने से कुछ घंटे पहले इस्तीफा दिया। ठीक है, तो एड्रियन जेन कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, आप लोग बता देंगे, सॉरी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये हैं आपके पास पेरू के। ठीक है, पेरू के प्रधानमंत्री, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। जनरल ओलेग साल्यूकोव, ये रशिया के रूस के थल सेना प्रमुख को हटाया गया है और इनका नाम है जनरल ओलेग शल्यूकोव। तो जनरल ओलेग जो शल्यूकोव है इनको हटा दिया गया है इनके पद से। ठीक है, ध्यान रखना। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बनती बिगड़ती प्रक्रिया के बीच इस नाटकीय बदलाव की चर्चा रूस के अलावा अन्य पश्चिमी देशों में भी प्रमुख तौर पर है। आप इस बात को ध्यान रखना कि बस जनरल ओलेग सल्यूकोव हैं जो रूस के थल सेना अध्यक्ष थे और इनको हटा दिया गया है। बस ये हमारे काम की है, ये हमारे काम की खबर है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। गुलजार के नाम से मशहूर शमपूर्ण सिंह कालरा को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह बेहतरीन उर्दू शायरों में से एक है। तो शमपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है और ये बड़े उर्दू शायर हैं। गुलजार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य को वर्तमान में चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक आचार्य हैं। बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनको भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेपाल में ग्लेशियर की मौत का मातम मना है। नेपाल का एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है और जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ये पिघल गया है, इस बात को ध्यान रखना। एक हिमालयी ग्लेशियर को मृत घोषित किए जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदाय ने नेपाल के याला ग्लेशियर के मृत होने पर शोक व्यक्त किया है और ऐसा माना जाता है कि ये एशिया का पहला और दुनिया का
तीसरा ऐसा ग्लेशियर बना है जिसका अंतिम संस्कार किया गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की ओर एक सशक्त चेतावनी के रूप में मानी जा रही है। और इससे पहले आइसलैंड के ओक ग्लेशियर को वर्ष 2019 में और मैक्सिको के आयोलोको ग्लेशियर को 2021 में मृत घोषित किया गया था। तो अभी नेपाल का याला ग्लेशियर ये मृत घोषित किया जा चुका है। उससे पहले आइसलैंड के ओक ग्लेशियर को और मैक्सिको के आयोलोको ग्लेशियर को 2021 में मृत घोषित किया जा चुका है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। याला ग्लेशियर का आकार वर्ष 1970 के बाद 66% तक सिकुड़ चुका था और 784 मीटर पीछे हट चुका था। अब इसे डेड ग्लेशियर घोषित किया गया है, यानी अब पर्याप्त बर्फ नहीं बची है। इसकी याद में नेपाल, भारत, भूटान और चीन के ग्लेशियर वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों ने शोक सभा का आयोजन किया कि भैया जलवायु परिवर्तन कितना विकराल होता जा रहा है और अगर जलवायु परिवर्तन का कोई समाधान नहीं निकाला तो एक दिन ये बहुत बड़ा संकट बन जाएगा सभी के लिए, है ना। एक दिन ये बहुत बड़ा संकट बन जाएगा सभी के लिए और सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पूरी दुनिया के 3 ग्लेशियर ऐसे हैं जिनको मृत घोषित किया गया है। अभी जो याला ग्लेशियर है ये नेपाल का है, लेकिन इससे पहले आप लोग देखेंगे कि जो हमारा स्वीडन है, इस स्वीडन में भी, है ना, एक ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था पहले, है ना, मृत घोषित किया गया था पहले। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बच्चे, जलवायु परिवर्तन कितना विकराल रूप धारण कर चुका है इस बात को तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस हो चुका है। और हमने कोशिश करनी है कि क्लाइमेट चेंज से, मतलब जो हम लोग कर रहे हैं अपने काम, जिस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उस प्रदूषण से बचाना है और पर्यावरण संरक्षण पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग यूनिक यूनिक APIC नंबर या एपिक नंबर विल बी इशूड। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची में 2 दशकों से चली आ रही डुप्लीकेसी की समस्या को खत्म कर दिया है। निर्वाचन आयोग जल्द वोटरों को राष्ट्रीय यूनिक IPC मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर जारी करेगा। इससे डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो एपिक नंबर, यूनिक एपिक नंबर कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आप लोग देखते हैं ये भी एक इलेक्शन रिफॉर्म के तौर पे जाना जाएगा। चुनावों में बहुत सारी धोखाधड़ी होती है, बहुत सारे डुप्लीकेट हमको आइडेंटिटी कार्ड देखने को मिलते हैं। उन सब का समाधान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस डुप्लीकेसी से बचेंगे इस यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर के द्वारा, ठीक है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2005 से अलग अलग मतदाता पंजीकरण अधिकारियों ने समान श्रृंखला का उपयोग किया जिससे वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हुई। इसे दूर करने को मतदाता केंद्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने 99 करोड़ से अधिक वोटरों का डेटाबेस खंगाला है, ठीक है, ध्यान रखना। गायिका गायत्री हजारिका का निधन है। मशहूर असमिया गायिका गायत्री हजारिका का 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भूपेन हजारिका एक ब्रिज है असम में। अब ये गायिका जो है हमारी गायत्री हजारिका, इनकी डेथ हो गई है। विगत 2 वर्षों से बीमार थी। गायत्री को कोलन कैंसर हुआ था, कोलन कैंसर। और ज्ञात रहे कि गायत्री हजारिका असमिया म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर गायिका थी। आप बस याद रखना कि इनकी डेथ हो गई है और ये असम से संबंधित हैं। आप इस बात को ध्यान रखना। ये इनकी पिक है, आप इनको इसमें देख सकते हैं, गायत्री हजारिका को, ठीक है। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति मुजिका का निधन। तो उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस बात को ध्यान रखना, एट द एज ऑफ 89। गुरिल्ला लड़ाके से राष्ट्रपति बने मुजिका को दुनिया में सबसे विनम्र राष्ट्रपति कहा जाता था। भैया ये सबसे सॉफ्ट स्पोकन प्रेसिडेंट रहे हैं। मुजिका हु वेंट फ्रॉम गुरिल्ला फाइटर टू प्रेसिडेंट वाज वाइडली नोन एज द वर्ल्ड हम्बलेस्ट प्रेसिडेंट। वर्ष 2010 से लेकर 15 तक ये राष्ट्रपति रहे। उन्होंने फार हाउस में रहना, पुरानी बीटल कार चलाना और अपनी 90% सैलरी दान करना चुना। वर्ष 1960 के दशक में विद्रोही समूह तुमामा रूस से जुड़े मुजिका ने सैन्य शासन का विरोध किया और 14 साल जेल में बिताए। तो भाई साहब दुनिया के सबसे हम्बलेस्ट प्रेसिडेंट हैं
और इनका नाम याद रखना, हमको छोड़ के चले गए हैं। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति मुजिका का निधन हो चुका है और ये अपनी सैलरी वगैरह सब कुछ डोनेट कर देते थे, यही कारण है कि इनको सबसे हम्बल राष्ट्रपति माना गया। डॉक्टर जयंत विष्णु नावलीकर का अप्रतिम योगदान, एक श्रद्धांजलि। प्रख्यात खगोलविद पद्म विभूषण डॉक्टर जयंती विष्णु नार्लीकर का 20 मई को पुणे में निधन हो गया है। पुणे में, जो भारतीय खगोल विज्ञान की एक अपूर्णीय क्षति है। ये एक एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। नार्लीकर ने भारतीय खगोल विज्ञान के लिए एक ठोस आधार तैयार किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मांड विज्ञान में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA की स्थापना की, संचालन किया। तो आप इतना याद रखना कि विष्णु नार्लीकर जो हैं ये एक खगोल विज्ञानी थे, हमको छोड़ के चले गए हैं। और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। कम आय वर्ग को सस्ती दरों पर जीवन बीमा उपलब्ध कराना, 436 रुपए प्रति वर्ष सालाना स्वतः खाते से कटौती होगी, 2 लाख मृत्यु पर किसी भी कारण से, 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को जिनके पास बचत बैंक या डाकघर खाता हो, प्रति वर्ष 1 जून से 31 मई तक 55 वर्ष की आयु तक नवीनीकरण संभव है। कवरेज की अवधि, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY कब शुरू हुई? 9 मई 2015 को। और अब आप समझ सकते हैं कि इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। कम आयु वर्ग की सस्ती दरों पर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना था, 436 रुपए प्रति वर्ष, और डेथ होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तक की उपलब्धियां हैं, 23.36 करोड़ से अधिक लोगों का नामांकन हो चुका है, 9.05 लाख से अधिक दावे निपटाए गए हैं और 2.78 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की गई है। 53% लाभार्थी महिलाएं और 72% ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मतलब 53% महिलाएं हैं और 72% ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है जिसको आप लोग चंबल नदी के नाम से जान रहे हैं। अभी हमने रोजगार निर्माण में 3 नदियां आपसे डिस्कस की, 3 नदियां, उसमें एक नर्मदा है, नर्मदा के बाद हमने आपसे डिस्कस की थी ताप्ती, और अब आ गई है चंबल। चंबल नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के विंध्याचल पर्वत से होती है, तो चंबल यहाँ से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। तो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, जिसमें 346 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, 346 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखना। तो निकलती कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत माला में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो जाना पाव कहाँ पर है सर? महू में। यहाँ इसकी जो सिगार चोटी है, इस सिगार चोटी जो 881 मीटर ऊंची है, उससे ये निकलती है। और ये इटावा जो है, इस इटावा में यमुना नदी में जाके अपना पानी डाल देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यमुना रिवर में जाके अपना पानी डालेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारी चंबल नदी है, चंबल नदी। संगम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। कन्फ्लुएंस, इट इमर्ज विद द यमुना रिवर इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व है, बीहड़ क्षेत्र बनाती है ये। चंबल नदी भिंड और मुरैना जिलों में बीहड़ क्षेत्रों से होकर गुजरती है। द रिवर फ्लो थ्रू रेवाइन एरिया इन भिंड एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट। चंबल में घड़ियाल, डॉल्फिन और कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता की अगर आपसे कोई बात करेगा, बायोडाइवर्सिटी, चंबल इज होम टू घड़ियाल्स, डॉल्फिन एंड वेरियस रेयर स्पीसीज। पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इसके किनारे विविध वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। चंबल नदी भौगोलिक और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्राचीन सभ्यताएं हैं। नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। पुराणों में उल्लेख है, चंबल नदी को चर्मणवती के नाम से कई पुराणों में वर्णित किया गया है और महाभारत से संबंध, महाभारत में पुण्या नदी कहा जाता है।
तो पुराणों में इसको बोला गया है चर्मणवती, और महाभारत में इसको पुण्या नदी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पुण्या नदी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। चंबल नदी घाटी, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, पहला नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, 1953 में ये बांध बनना शुरू हुआ, 1953 में। सिंचाई और बिजली, बांध से सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों होते हैं। कोटा में राणा प्रताप सागर, कोटा बांध भी चंबल नदी पर बने हुए हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुख्य सहायक नदियां हैं, क्षिप्रा इसी की सहायक नदी है, काली सिंध भी इसी की सहायक नदी है, पार्वती, वेतवा, बनास, बनास और चंबल का संबंध रामेश्वर संगम कहलाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना और भिंड, इतने जिलों में बहती है मध्य प्रदेश। राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। उत्तर प्रदेश का जो इटावा है, इन उत्तर प्रदेश इटावा, इसमें फ्लो होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चंबल नदी के बारे में आपने काफी सारी चीजें जानी, चंबल नदी को बहुत अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया। अब हमारी 3 नदियां यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से। लगातार बोलते बोलते थक जाते हैं बच्चा पार्टी। चलिए, नई दिल्ली, खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया पहल के दायरे को व्यापक बनाने की घोषणा की है। इस वर्ष से स्कूली खेल मार्श, स्कूली खेल, मार्शल आर्ट, तटीय खेल और जल क्रीड़ा भी शामिल होंगे। खेलो इंडिया का वार्षिक कैलेंडर लॉन्च करते हुए खेल मंत्री ने यह जानकारी दी। सरकार जल्द ही खेलो इंडिया खेलो और अन्य प्रतियोगिताओं की एक सीरीज शुरू करेगी, इसमें खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स भी शामिल होंगे। तो खेलो इंडिया गेम्स को और सक्सेसफुल बनाने का प्रयास कर रही है सरकार, ध्यान रखिएगा। प्रागनंदा ने जीता सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने सुपरबेट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब जीत लिया है। यह ग्रैंड चेस टूर में प्रागनंदा की पहली खिताबी जीत है, ठीक है। तो ये जीत लिया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रागनंदा के द्वारा। भारत ने जीता सेफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट। भारतीय जूनियर टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर खिताब जीता है। मैच में भारतीय टीम ने धैर्य और साहस का परिचय दिया, और यह भारत की चौथी बार इस टूर्नामेंट की जीत है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो टूर्नामेंट है SAFF, इसको हम लोग 4 बार जीत चुके हैं। अल्कराज ने जीता है इटालियन ओपन। रोम स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर को 7-6, 6-1 से हरा दिया है। यह जीत फ्रेंच ओपन के लिए अल्कराज के दावे को मजबूत करती है। और पूरी जानकारी बस इतना ध्यान रखना कि इस जीत से सिनर की 26 मैचों की जीत का जो सिलसिला था वो टूट चुका है। तो किसने जीता है? अल्कराज ने इटालियन ओपन टूर्नामेंट को जीता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महिला वर्ग में पायलोनी बनी विजेता। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने महिला एकल वर्ग में कोको गॉफ को 4-6, 6-4 और 6 देशों को हराकर खिताब जीत लिया है। और यह पायोलिन है, इनकी क्ले कोर्ट पर, पायोलिन की जो क्ले कोर्ट है, इस क्ले कोर्ट पर पहला और कुल तीसरा WTA एकल खिताब था। तो बच्ची, अगर आपसे कोई बात करता है क्ले कोर्ट पर पहला और तीसरा WTA एकल खिताब था, 29 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज इटालियन महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने सारा ईरानी के साथ मिलकर महिला युगल का खिताब भी जीता। तो काफी चर्चा में है, पायलोनी बनी विजेता। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। मुंबई, भारत के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। रविंद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 बने रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक कोई भी खिलाड़ी इतने समय तक नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं रहा। उन्होंने 1152 दिनों तक
टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 रहने का पद संभाला है। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 1152 दिन। और 1152 दिन का मतलब होता है लगभग 4 साल, है ना, लगभग 4 साल तक टेस्ट क्रिकेट में लगातार नंबर 1 ऑलराउंडर बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, इस बात को ध्यान रखना। 80 टेस्ट मैच खेले हैं, 3370 रन बनाए हैं और 323 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा के द्वारा। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के मुख्य बिंदु हैं। भारत सरकार ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। देश भर में जापान की तर्ज पर ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। यह सेंटर कॉरपोरेट सहयोग से बनाए जाएंगे और बीसीसीआई 2-3 सेंटर की जिम्मेदारी लेगा। एक सेंटर में एक ओलंपिक खेल के लिए 100 से 200 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। लॉस एंजल्स की तैयारी शुरू हो चुकी है भारत सरकार के द्वारा। योजना पर काम इसी वर्ष शुरू होगा। बीसीसीआई ने पहले भी अन्य खेलों को वित्तीय मदद दी है, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, ओलंपिक संघ आदि। और टॉप्स योजना के तहत खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ध्यान रखिएगा। दोहा डायमंड लीग है। नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह कैरियर का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और 90 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। फिर भी दूसरे नंबर पर रहे जर्मनी के जूलियर बेवनर ने 91.06% मीटर फेंककर ये गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ए कप्तानी करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन, कैप्टन विल बी अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर को भी इंडिया ए टीम में जगह मिली है। टीम में यशस्वी जायसवाल, बस ये देख लीजिए कि इंडिया ए जो टीम है ये इंग्लैंड टूर के लिए जा रही है और अभिमन्यु ईश्वरन इसके यहाँ पे क्या बने हैं, इसके कैप्टन बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेस एक्स ने कक्षा में प्रक्षेपित किए 26 उपग्रह। 16 मई को फाल्कन 9 रॉकेट से, कौन से रॉकेट से, फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग से उपग्रह छोड़े गए। जगह है बैंडेनबर्ग, यहां से उपग्रह छोड़े गए। इस साल कंपनी ने 1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। एलन मस्क की कंपनी ने यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है और 26 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट में इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और फाल्कन 9 रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल को रूस ने किया प्रतिबंधित। रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को अवांछनीय संगठन घोषित किया। यह फैसला 2015 के कानून के तहत लिया गया है जो अवांछनीय संगठनों के साथ भागीदारी को अपराध मानता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है इंटरनेशनल जो लंदन से चलता है और ये मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है। कुछ कमेंट कर दिया होगा इसीलिए बैन कर दिया है। तो रूस ने किस संगठन को बैन किया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला केरल पहला राज्य। केरल नए शैक्षणिक वर्ष से 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करेगा। केरला विल मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल 10th ग्रेड स्टूडेंट फ्रॉम द न्यू एकेडमिक ईयर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तक में रोबोटिक्स को शामिल किया गया है और पहले खंड में रोबोट्स की दुनिया नामक अध्याय में सर्किट निर्माण, सेंसर और एक्ट्यूएटर्स को कंप्यूटर प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करना सिखाया है। तो केरल बन गया है, बेटा ध्यान रखना, कंप्यूटर या रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य। बिखर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि अंटार्कटिका के पास सबसे बड़ा हिमखंड A23A टुकड़ों में बिखर रहा है। इससे वहां रहने वाले पेंगुइन और इंसान खतरे में हैं। कहां पर है बेटा ये? अंटार्कटिका के पास। नासा के एक्वा सैटेलाइट के मॉडिस कैमरे से मिली तस्वीरों में हिमखंड के उत्तरी हिस्से से 1400 वर्ग मील के बर्फीले टुकड़े अलग होते दिखाई दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हिमखंड है ये पिघल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समावेशी ऊर्जा का आह्वान कर दिया है भारत ने और ये ब्रिक्स जो सम्मेलन है, इस ब्रिक्स सम्मेलन में इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें सत्र को संबोधित किया। तो 78th जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, उसको संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, इन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और ये हुआ कहाँ पर है आप लोग बता देंगे? ये हुआ है जिनेवा में। तो भारत की तरफ से कौन गया था?
आप लोग बता देंगे कि भारत की तरफ से जो गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को संबोधित किया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असेंबली में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम पर बात की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ विश्व का भविष्य समावेशन, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर है। भारत की आयुष्मान भारत योजना के 580 मिलियन लोगों को मुफ्त सेवाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने हजारों हेल्थ और वेलनेस सेंटर और सार्वजनिक फार्मेसियों की भूमिका पर जोर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व एक साथ रहे, पूरा विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक साथ रहे, ऐसी स्पीच मोदी जी के द्वारा दी गई। तो वर्चुअली इससे कनेक्ट थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये 78th है ना, ये 78वें सत्र को इनके द्वारा संबोधित किया गया, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल। थोड़ा जल्दी जल्दी आज पढ़ा दिया, थोड़ा टायर्ड लगा, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा इसको प्लीज़ देख लीजिएगा और कोशिश करनी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने बच्चों को आप इसको पहुंचाएंगे ना, उतना इसका फ़ायदा मिलेगा। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैच है, आरंभ लाइफ फाउंडेशन बैच, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। स्टडी IQ पे जाइए और हमारे बैचेस में एनरोल कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू एवरीवन।